आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाग 2। इसके पहले पार्ट में आपको आप-बाऊ नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताया गया था। आज इस भाग में मैं आपको उस आप-बाऊ नियम के जो अपवाद हैं, यानी जिन तत्वों पे वो लागू नहीं होता है, जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। देखो, पहला उस दिन आया था क्रोमियम। पहला तत्व क्रोमियम आया था, जिसका संकेत Cr होता है और परमाणु क्रमांक 24 होता है। देखो, आप-बाऊ के नियम के अनुसार किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कक्षा के अनुसार चलता है। कक्षा के बाद उसमें उपकक्षा होती हैं, समझ लेंगे। देखो, कक्षाएं हमारी जो डिवाइड की गई हैं वो हैं K, L, M, N। कक्षा K में एक उपकक्षा होती है S, L में 2 उपकक्षाएं होती हैं S और P, M में 3 होती हैं S, P, D और N में 4 होती हैं S, P, D और F। इनके अनुसार S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार सभी कक्षाओं की S उपकक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 2। P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 6 और न्यूनतम 1 भी हो सकता है। इसी प्रकार दूसरी उपकक्षा, तीसरी कोश के P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 होते हैं। D उपकक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो। न्यूनतम 10 से 1 भी हो सकता है, अधिकतम 10 से अधिक नहीं होंगे। इसी प्रकार F उपकक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्यों है, अब सबसे पहले इसको समझेंगे। देखो, S उपकक्षा में ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं, एक ऑर्बिटल कहा जाता है। सभी कक्षाओं की S उपकक्षा में एक ही ऑर्बिटल होता है, इस प्रकार। P उपकक्षा में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस प्रकार। समझ आ रहा है? तथा D उपकक्षा में, इसको समझ लेंगे। देखो, D उपकक्षा में इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी देखो 5 होंगे, 2, 3, 4, 5। ठीक है, समझ आ रहा है? और F उपकक्षा में इसी प्रकार 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 7। किसी भी कक्षा के F उपकक्षा में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम जो होता है वो इस प्रकार होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, एक की स्पिन ऊपर को होती है और एक की स्पिन नीचे को होती है। किसी भी कक्षा की S उपकक्षा में इसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। P उपकक्षा में 3 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन ऊपर को, 1, 2, 3, फिर 3 के नीचे को 4, 5, 6, इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। किसी भी कक्षा की P उपकक्षा में इसी प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। D उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह किसी भी कक्षा की D उपकक्षा में 10 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब F उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पहले 7 की स्पिन ऊपर होती है और अगले 7 की स्पिन नीचे को। तो ये तो है आबबाओ नियम के अनुसार। और इसमें एक और शर्त होती है कि किसी भी परमाणु के लिए किसी भी परमाणु के लिए अंतिम कक्षा का एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पिछली कक्षा के डी उपकोष जब प्रवेश करता है जब अंतिम कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। कैसे, देखो समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा क्रोमियम था, इसका परमाणु क्रमांक 24 है, ठीक है। हमने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि इसमें एस ही उपकोष होता है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि इसमें एस और पी 2 उपकोष होते हैं। समझ लेंगे, देखो इसके अनुसार वितरण कैसे होता है। ये 2 रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस उपकोष होता है। इसमें एस और पी दोनों होते हैं, इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इसमें एस पी और डी 3 होते हैं, इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2, 6 और 10 कितने हो गए, 18। समझ आ रही है। और इसमें चारों होते हैं, एस पी डी और एफ, तो इसमें टोटल कितने हो सकते हैं, 2, 6, 10 और 14, यानी 14, 10, 24, 6, 30, 2, 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन कब होंगे, देखो जब अंतिम कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएं, अंतिम कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएं, तब उससे पिछली कक्षा के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं। कैसे, देखो पहली कक्षा में तो एक ही उपकोष होता है एस, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं एस और पी, इसलिए 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह आएंगे। अब 24 में से हम 8 यदि घटा दें तो कितने बचेंगे, 24 में से हम क्या घटा देंगे, 8 और 2 10 घटा देंगे, तो टोटल क्योंकि 10 आ चुके हैं ना, तो 24 में से 10 घटा दिए हमने, 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेष बचे। अब तीसरी कक्षा में मैंने बताया आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18, परंतु ये 18 कब होंगे, जब चौथी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर 8 तक तो आ जाएंगे, और 8 आने के बाद क्या होगा, क्योंकि 8 तक तो आ सकते हैं एस और पी के रूप में, डी उपकोष जब खुलता है जब यहाँ चौथी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब ये है 8 से अधिक, देखो यहाँ 8 और 2 10 और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 12। 24 में से 12 गए तो कितने बचे, 12। 8 यहाँ आ गए, 12 में से 8 निकाल दो, कितने बचे, 4। तो वे 4 यहाँ बढ़ेंगे, तो 4 बढ़ेंगे प्लस 4, मतलब 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो सही नियम तो आबबाओ के अनुसार ये था 2, 8, 12, 2, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखो इसका मतलब है पहली कक्षा का एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है दूसरी कक्षा के एस में 2 और दूसरी कक्षा के पी में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है तीसरी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा के पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, और कितने बचे, 4। तीसरी कक्षा के डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब है चौथी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3D4 का मतलब हो गया। डी उपकोष में मैंने आप लोगों को बताया कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेश करेंगे, 1, 2, 3, 4, आ रही समझ में। और एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेश करेंगे, 1, 2। तो ये देखो इसमें एक ऑर्बिटल खाली रह रहा है, यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हो जाए तो ये अर्धपूर्ण संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अर्धपूर्ण संरचना, आधी भरी हुई, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में प्रवेश कर चुका होगा। तो ये क्या करता है, अपनी अर्धपूर्ण स्थायी संरचना बनाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ जो हो जाते हैं वो 3D5 हो जाते हैं, और यहाँ 4s 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इस प्रकार इसका क्रमांक क्या हो जाता है, 2, 8, 13, 1, 2, 8, 13, 1। आबबाओ नियम को फॉलो ना करते हुए ये एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षा से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपनी अर्धपूर्ण स्थायी संरचना बना लेता है।
दूसरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्रोमियम के बाद अपवाद होता है Cu, कॉपर 29। देखो नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 8, 17, 2 होना चाहिए था। कैसे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आते हैं, दूसरी में अधिकतम 8, 2 और 8 10 हो गए। फिर तीसरी कक्षा में 8, 2 और 8 10 और 8 18। 18 के बाद तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब बढ़ते हैं जब चौथी कक्षा में 2 हो जाए। 2 आ गए, 18 और 2 कितने हो गए? 20। 2 और 8 10, 8 यहाँ होने चाहिए था ना, और 2 कितने हो गए? 20। 20 के बाद 29 में से 20 घटे, कितने बचे? 9। तो 9 के साथ 8 जुड़ेंगे, वो 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? तीसरी कक्षा के डी उपकोष में आएंगे। तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17। तो इस प्रकार नियम के अनुसार क्या होता है? 2, 8, 17, 2। तो जिसमें ये 17 जो बटेंगे, इनको समझ लो, बाकी तो समझ में आ ही जाएंगे आपके। 17 जो बटेंगे वो बटेंगे 2, 6, क्योंकि 2s में 3s 2, 3p 6 और 2 और 6, 17 में से 6 और 2 8 निकाल दो, कितने बचे? 9। वो 3d 9 होने चाहिए, 3d 9। और ये 2 आएंगे 4s 2 के रूप में। तो इसमें देखो D9 का मतलब है डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 9 का वितरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इस प्रकार आ चुके हैं। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए तो इसकी पूर्ण स्थायी संरचना बन जाएगी। इसलिए क्या करता है, 4s उपकोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं 4s ऑर्बिटल में, इससे एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपनी स्थायी संरचना पूर्ण कर लेता है। किस प्रकार? 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहाँ रह जाता है एक इलेक्ट्रॉन। इसको अपनी ओर स्थानांतरित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8। अब 3 के लिए, तीसरी कक्षा के लिए 17 की जगह क्या हो जाएंगे? 18, और चौथी कक्षा के लिए हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 18 1 इसकी जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। मैं समझता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज देंगे, दोबारा क्लियर